विद्यार्थियों आपका स्वागत है आज इस विषय में। जैसा कि आपको पता है कल हमने दो प्रकार के दर्पण पढ़े थे, उत्तल और अवतल। ठीक है, तो हम पुनः बात करें, ये आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है आपका? ये अवतल दर्पण है। इसके मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे हम? ध्रुव बोलेंगे। और ध्रुव यहाँ कहीं पर सेंटर होगा, मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। यहाँ पर क्या होगा? आपका फोकस होगा। ठीक है, अब एक बात ध्यानपूर्वक समझना, एक बात को ध्यानपूर्वक समझना। मान लीजिए आपकी कोई यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ठीक है, तो प्रकाशीकरण चली, फोकस से होकर गुजर गई, और एक और प्रकाशीकरण चली, फोकस से होकर गुजर गई। ठीक है, ठीक है, तो आप देखोगे आपकी प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? जनरल। ठीक है, तो आप देख रहे हो आपका प्रतिबिंब बना है अनंत और उसके बीच में बना है। चलो दोबारा देख लेते हैं अच्छे से। ये अब हम लोग पूछे तो फोकस में रखी होता है ना भाई, तुम परिचय रहे थे जब पर वो नीरज सोई रहा है और वो फैला रहा है, उसके फैला रहा है उस क्लास में और टकराई गांव परे ना तो आसन करना है, आसन करो अरे ना आराम आसन यो मेरे भैया अली जिधर गंदे लेके जाओ नागमणि लेके जाओ। भैया मैं धोखे से बरात में गया तो मैं आगे बैठूंगा, समझने की दृष्टि से। ठीक है, बस शांति रखे, बनाए रखेंगे। अब ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखें। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आपकी फोकल दूरी इतनी पति है, और सेंटर और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आपकी वक्रता। इतना ही बात पता है आपको? हाँ, और जहां पर आपका प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की और ध्रुव तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आपकी वी कहलाती है। इतनी बात पता है? किसको पता? सबको पता है? नहीं पता दोबारा देखना। एक बात ध्यानपूर्वक समझना, यू क्या होती है आपकी? यू दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। यू क्या होती है आपकी? तो जो करेंगे ने पैसा करने में पैसा ना है, स्टेट बैंक में करी स्टेट में पैसा आ रहा है अब तो कल तो लेके आओ समझो। हाँ, यू क्या होती है आपकी? दर्पण से वस्तु की दूरी। यहाँ ये आपका दर्पण है, दर्पण से कितनी दूरी पर आपकी वस्तु रखी है उसको बोल देंगे किससे? यू से। ठीक है, हाँ, अब बिना बात कर दे ध्यानपूर्वक देखें। यू होती है आपकी दर्पण से वस्तु की दूरी, और इसको आपको हमेशा लेना किसमें? माइनस में। ठीक है, माइनस में लेना, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ी होगी, इधर वाली साइड किस में आती है? दोनों दर्पण में आपको यू माइनस की लेनी है। ठीक है, और वी होती है आपकी क्या? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। क्या होती है आपसे? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, उत्तल दर्पण में बात करें तो आपको उसको लेना किसका? प्लस का। उत्तल दर्पण में किसकी होगी? आपकी प्लस की। और अवतल दर्पण में बात करें तो किसकी होगी? माइनस की। ठीक है, इतनी बात पर चली। एफ क्या होती है आपकी? फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी आपको अवतल दर्पण के लिए कैसी लेनी है? फोकस दूरी। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए आपको कैसी लेनी है? माइनस में लेनी है, और उत्तल दर्पण के लिए किसके लेनी है? आपके लिए प्लस की। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। यू दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है तो उसको बोलोगे यू, और वो होगी किसकी? माइनस की लोगे आप, माइनस की लोगे आप। वी क्या? दर्पण से प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है उसको आप किस में लोगे? उत्तल दर्पण के प्लस में, अवतल दर्पण के लिए माइनस में। फोकस दूरी बात करें, अवतल दर्पण के लिए माइनस में लीजिए और उत्तल दर्पण के लिए प्लस में लीजिए। ठीक है, इतनी बात एक कुन्नी में नोट कर लेंगे। अब हम बात करेंगे समतल दर्पण की। समतल दर्पण क्या होता है, किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है? ठीक है, समतल दर्पण की हम बात करें, देखो समतल दर्पण क्या होता है?
आपने देखा होगा बाथरूम मिरर होता है आपका समतल दर्पण ही होता है। समतल दर्पण कुछ इस प्रकार पॉलिश होता है, एकदम स्ट्रेट कांच होता है, ठीक है। एक साइड इसकी पॉलिश कर लेते हैं, ठीक है। हाँ। तो आपको पता है इधर वाली परावर्तक सतह बनेगी, इधर से आपका परावर्तन होगा। तो आपने देखा होगा ये समतल दर्पण देखा होगा नाऊ की दुकान पे लगे होते हैं बड़े बड़े, आपने देखा होगा कटिंग करने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए इस दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मान समझने की दृष्टि से कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है, इसकी हाइट कितनी है, h हाइट है। कितनी हाइट है इसकी, h हाइट है, ठीक है। तो आपको पता है जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा होगा तो उसका कोई ना कोई दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका मान लीजिए प्रतिबिंब बना, ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए ये समतल दर्पण इसके सामने कोई वस्तु खड़ी है यानी व्यक्ति खड़ा है, तो उसका समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। एक बात नोट करने की चीज है, जितनी हाइट वस्तु की है उतनी हाइट वस्तु की यहाँ पर दिखाई देगी दर्पण में, ठीक है, दिखाई देगी। यानी कहने का मतलब ये है जो आपका समतल दर्पण है वस्तु का समान लंबाई का प्रतिबिंब बनाता है। मतलब मान लीजिए वस्तु आपकी 5 फुट की है तो उसमें 5 फुट का ही प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। मान लीजिए आप दर्पण से 5 मीटर की दूरी पे खड़े हो, कितनी दूरी पे खड़े हो, 5 मीटर की दूरी पे खड़े हो, तो दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब है वह भी 5 मीटर पीछे बनेगा। कितनी मीटर बनेगा, 5 मीटर पीछे बनेगा। हाँ, ठीक है। आपने देखा होगा शीशा के सामने खड़े हो, मान लो दूरी नाप के देखना 2 मीटर पीछे खड़े हो तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर पीछे ही बनेगा, ठीक है। तो एक एक पार्ट करके पॉइंट लिखें आप, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, समतल दर्पण समतल दर्पण में समान ऊंचाई व समान दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में समान ऊंचाई व समान दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ठीक है, और समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की बात करें, समतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण वस्तु के सीधे समतल दर्पण वस्तु की कैसे सीधे और पार्श्व रूप से उल्टे प्रतिबिंब बनाता है। मतलब आप मान लीजिए समतल दर्पण के सामने खड़े हो, आपका तिल इधर की साइड है तो उसमें आपको इधर की साइड दिखाई देगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण वस्तु के सीधे तथा पार्श्व रूप से उल्टे प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। समतल दर्पण वस्तु के सीधे तथा पार्श्व रूप से उल्टे प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तीसरे पॉइंट की हम बात करें, और आपसे कोई पूछे समतल दर्पण का फोकस क्या होता है, ठीक है। तो आपका जो समतल दर्पण है, हाँ, जो आपका समतल दर्पण होता है उसका फोकस आपका क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। और फोकस दूरी की बात करें, फोकस दूरी कितनी होती है इसकी, वो भी कितनी होगी आपकी, अनंत होगी। और हम बात करें वक्रता त्रिज्या की बात करें, वह भी क्या होगी आपकी, अनंत होगी, ठीक है। और इसकी क्षमता की बात करें, क्षमता कितनी होगी इसकी, 0, ठीक है। कितनी बार नोट करेंगे, पावर, ठीक है। इसकी क्षमता आयो, हाँ, क्षमता 0 होती है। यानी समतल दर्पण वस्तु के सीधे तथा पार्श्व रूप से उल्टे प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण की जो f है यानी फोकस दूरी वो 0 होती है। फोकस 0 अनंत होता है। फोकस दूरी की बात करें वह भी अनंत होता है।
वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है और क्षमता इसकी शून्य होती है। ठीक है, अब इसके उपयोग की हम बात करें। फोकस अनंत तो फोकस दूरी भी अनंत। आप फोकस क्या होता है, हाँ बना सकते हैं आप। ठीक है, उपयोग की बात करें, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, बाथरूम मिरर में, बाथरूम मिरर में। ठीक है, बाथरूम मिरर में आप इसका प्रयोग करते हैं पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप में। ठीक है, दूरबीन, उसमें हम लेंस का प्रयोग करते हैं, ना कि दर्पण का। पेरिस्कोप पनडुब्बी आपने देखी होगी, सबमरीन जो समुद्र में चलाई जाती हैं, तो सबमरीन में आपने देखा होगा ऊपर से वो दूरबीन निकलती है, उसमें आपका समतल दर्पण लगा होता है कुछ प्रकार। मान लीजिए आपका पानी है, तो पानी में आपका टैंक है, तो टैंक में से आपको इस प्रकार निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, कुछ निकलता हुआ इस प्रकार दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ का क्या करते हैं, यहाँ पर एक समतल दर्पण रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक यहाँ पर और एक समतल दर्पण रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो प्रकाश की किरण आपको पता है सूर्य से यहाँ इस पर टकराएगी, इस पर टकरा के इस पर टकराएगी, इस पर टकराएगा, जो आंख होगी उसमें हम देख लेंगे कौन कौन बाहर खड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो पेरिस्कोप में इस प्रकार प्रयोग करते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा, अच्छे से नोट करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप देखोगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, इस संबंध को हम बाकायदा जैसे कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो मान लीजिए वी हैव अ कॉनकेव मिरर, वी पॉलिश outside, here middle point is known as pole, this center is known as center of curvature, to meet the line is principal axis. ठीक है, here focus located. ठीक है, we all know that this is a concave mirror. ठीक है, यह आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु क्या कहलाया, आपका ध्रुव कहलाया, यहीं कहीं पर सेंटर था, मिलाने वाली रेखा फोकस कहलाई और बीच में आपका फोकस आया, वो मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाई, बीच में आपका फोकस आया। अब ध्यान पूर्वक देखना, मान लीजिए एम और एम डैश, मान लीजिए आपका माना एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है, एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर रहेगी, आपको पता है। ठीक है, कहां से होकर कोई रहेगी, फोकस से होकर कोई रहेगी। ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेंटर है, सेंटर से क्या डालेंगे, इस पर लंब डालेंगे, जब प्रकाश की किरण चला लो। ठीक है, सेंटर से हमने इसके ऊपर प्रकाश की किरण चलाई। ठीक है, तो आपको तो पता है प्रकाश की किरण जाएगी तो वापस भी लौट कर आ जाएगी, इतना आपको सबको पता है। आपको इसमें परावर्तित दिखाई दे रहा, प्रकाश की किरण टकरा कर आई गई और टकरा कर वापस आ गई, बीच में अवलंब का काम नहीं कर रहा है, सेंटर नहीं, एक ही है। तो आपको पता है जो प्रकाश किरण आती है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, इतना पता होगा, उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। जो टकरा कर चली गई उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तन हुआ है इसमें। ठीक है, और जो आपका सेंटर है वो क्या कहला, आपका अवलंब का काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है ये अवलंब बन गया। ठीक है, ये आपका अवलंब बन गया, तो आप देखोगे, क्या देखोगे, तो आपतित किरण अवलंब के बीच में कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण, यानी कि आई। ठीक है, और जो अवलंब होता है और परावर्तित किरण होती है उसके बीच में एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, आर, यानी कि परावर्तन कोण। ठीक है, इतनी आपको पता है। अब एक बात और देखें आप, ये आपकी देखो जेड नहीं बन रही है, ये आपकी जेड नहीं है, यानी ये एंगल आई नहीं होगा, ये एंगल आई तो ये भी तो एंगल आई होगा, देखो जेड नहीं है, एकांतर कोण। ठीक है, इतना पता चले गया। चलो अब आप देखना, इसको मान लो, देखो इसको मान लो क्या, आप डी मान लो, इसको क्या मान लो, डी। ठीक है, डी मान लो, उसको पॉइंट को डी मान लो। ठीक है, चलो दोबारा बना देते हैं एक बड़ा सा डायग्राम विद्यार्थियों के कहने पर।
फिर बड़ा बड़ा हो गया, इतने छोटे कर तो काम मतलब होगा तो आप दांत भी नीचे कर रहे हैं हम नहीं अब नहीं को हो चट्टीड़ा तो अरे तब बनाओ तो सीधा सही हो सीधा तुमने बनाओ। वस्तु जो है तो चलाए दे वस्तु दूध करने ऊंचे तो चला नहीं मान लो कोई प्रकाश किरण चले गई आई, ठीक है, कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है, फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। अब आपको पता है एक प्रकाश किरण कहाँ से चलेगी? आपके सेंटर से होकर, ठीक है, सेंटर से होकर चली, सेंटर पे वापस लौट आई, ठीक है। अरे दियो ये सेंटर पर चली, सेंटर, हाँ ये मैंने आपको नियम लिखा है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, एक बिंदु मान लेंगे डी, ठीक है, और ये आपका कौन सा दर्पण है? एम और एम डैश मान रहे हैं। एम और एम डैश आपका क्या है? एक अवतल दर्पण है, ठीक है। दोबारा देखेंगे, आने वाले प्रकाश किरण आपतित किरण, टकरा कर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तित किरण, ये आपका अभिलंब कहलाया। तो दो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में एंगल वाले से हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण, सॉरी आपतन कोण, आई। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, यानी कि आर, ठीक है, आर। अब देखना आपका ये जेड नहीं बनना है, आपका ये आपका जेड नहीं बन रहा है, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? आपका आई हो जाएगा, ठीक है। अब पहले मैं कुछ लिख ले रहा हूँ, मैं क्या लिखूँ? माना एम 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 डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। माना एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण और तो ये समझ रहा है इसका तो प्रकाश की किरण कहीं का तो मिलेगा तो मिलेगा बिंदु डी से टकराकर फोकस से गुजरती है, ठीक है। बिंदु डी से टकराकर एफ यानी फोकस से होकर गुजरती नहीं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, बिंदु डी से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाला। देखो अब हमने क्या लिखा, एम और एम डैश आपका क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण बिंदु डी से टकराकर फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। फिर मैंने बिंदु डी से मुख्य अक्ष पर एक क्या डाला? एक लंब डाला। ये क्या कहलाया आपका? ये आपका कहलाया मान लीजिए ई। अब आप मैंने बिंदु डी से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाला जिसको मैंने क्या बोला? ई बोला, ठीक है। अब ध्यान से आप देखना, त्रिभुज आपने पढ़ा होगा, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, इन दोनों का सम इस बाहर वाले एंगल के बराबर होता है, इसको बोलते हैं बाह्य कोण। एंगल आई प्लस के एंगल आर किसके बराबर होगा? आपके इसके बराबर होगा एफ के, यानी आई प्लस के आर, ठीक है। कितनी बार समझ में आई? चलो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको दो त्रिभुज लेने हैं। सबसे पहले आप लिखोगे ट्रायंगल सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में, तो आप लगाओ टेन थीटा। टेन थीटा यानी यहाँ से लगा रहे हैं आप इस एंगल में, तो टेन आई लगाएंगे, तो टेन आई बराबर क्या हो जाएगा? आपको पता है टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो लंब थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। लंब आपका क्या है? डीई है, डीई तो है आपके सामने, डीई लिखा हमने। लंब हो गया आपका, ये आधार क्या हो जाएगा? लंब ये हो गया आधार, आधार इसके नीचे ही होता है, आधार यानी सी आधार हो गया आपका। सी आधार क्या हो? सी आपका क्या हो गया? आधार हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई? अब आप देखेंगे, ठीक है, तो ट्रायंगल सी डी ई में, ट्रायंगल सी डी ई में
टेन थीटा निकाल रहे हैं, टेन आई निकाला, लंब बट्टे आधार यानी DE बट्टे CE, ठीक है। अब ये ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला था इस दर्पण का व्यास क्या कहलाता है, आपका द्वारक कहलाता है। मैंने बताया था आपको एपर्चर, इस दर्पण का जो व्यास है वह क्या कहलाता है, आपका द्वारक कहलाता है। यदि दर्पण, मैं लिखूं यदि दर्पण का द्वारक बहुत ही अल्प है, अल्प है यानी दर्पण का द्वारक है बहुत ही अल्प है, यानी दर्पण द्वार बहुत अल्प है, इसका मतलब है यदि दर्पण का द्वार बहुत ही अल्प है, यानी दर्पण बहुत ही छोटा है, तो ऐसा माना जाएगा जो DE है वह DP के बराबर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट। जो DE है तो E बिंदु है, बिंदु P पर मान लिया जाएगा। कब? जब आपका दर्पण का द्वारक है बहुत ही अल्प होगा। इस स्थिति में जो बिंदु E है, बिंदु E को बिंदु P पर स्थित मान लिया जाएगा। मैंने आपको बताया था ये रेखा क्या कहलाती है, आपकी द्वारक कहलाती है। अगर ये दर्पण इतना छोटा, इतना सा दर्पण है, तो ये रेखा जो द्वारक है इसी के अक्ष पर आ जाएगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। हाँ, तो जो आपका यदि दर्पण का द्वारक बहुत ही अल्प है तो बिंदु E को बिंदु P पर प्रतिस्थापित मान लिया जाएगा, ठीक है। यदि दर्पण का द्वारक बहुत ही अल्प है तो मैं DE को DP लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेट, ठीक है, ठीक है। तो आप मैं लिख सकूंगा DE अप्रोक्सीमेट बराबर होगा किसके, DP के। इसी प्रकार जो आपका CP है, क्या है आपका CP, नहीं CP के बराबर होगा, CE किसके बराबर होगा, CP के बराबर होगा, क्या होगा, CP के बराबर होगा, ठीक है। और जो आपका tan I है, क्योंकि दर्पण का द्वारक तो बहुत ही छोटा है, ठीक है, इतना ऊपर का मिटा लिया होगा। दोबारा देखें, ट्रायंगल हमने CDE देखा, ध्यान से देखना, तो tan क्या लगा, tan थीटा बराबर tan I बराबर DE बाई CE, इतना पता चल गया। अब मैंने क्या किया, मैंने ये माना यदि इस दर्पण का द्वारक क्या है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही अल्प है, इस स्थिति में जो आपका बिंदु E है बिंदु P पर मान लिया जाता है। इतनी बात समझ में आई? दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा होगा तो E कहाँ पर होगा, आपका P पर होगा। तो E की जगह P नहीं लिख लूंगा, मैं E की जगह P लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, तो E की जगह मैंने P तो लिखा, देखो बस DE बराबर DP हो गया और CE बराबर CP हो गया। E की जगह मैंने क्या लिखा, PE लिखा। कब? जब दर्पण का द्वारक बहुत ही अल्प है, ठीक है, ठीक है। अब आप देखें, और आप देखें, और मैं क्या मान रहा हूं, यदि tan I मतलब tan के संग, tan ने I के संग कोण बनाया, वह भी क्या बहुत अल्प है, बहुत अल्प है, अल्प है, तो क्या होगा, मतलब मान लो यदि एंगल I बहुत अल्प है तो क्या हो जाएगा, जो आपका tan I है वह क्या हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। अगर मैं दर्पण का द्वारक बहुत छोटा लूंगा तो I जो tan I है आपका I में बदल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लगा दो, tan I की जगह मैंने क्या लिख लिया, I लिख लिया, और DE क्या लिख लिया मैंने, DP लिख लिया, ठीक है, और C की क्या लिख लिया मैंने, CP लिख लिया। समीकरण नंबर 1, हाँ इसको नोट करा, अभी आई आएगी, आप बस इतना नोट करें, इतना बात पता चला। E को मैंने P पर माना, हाँ नहीं, E को मैंने P पर माना है बस, और tan I को I मान लिया। कब माना, जब I बहुत ही एंगल छोटा है तब, नोट करना। अब आप देखेंगे, अब आपको क्या लेना है, त्रिभुज FDE, त्रिभुज FDE। FDE में बात करें, tan थीटा लगाओ, tan थीटा, थीटा की कौन है आपका I प्लस R, किसके बराबर, लंब बट्टे आधार, लंब कौन है आपका DE, आधार क्या है आपका FE, DE बट्टे FE, DE बट्टे FE, वही बात लिखेंगे। यदि दर्पण का द्वारक बहुत ही अल्प है, दर्पण का द्वारक बहुत अल्प है, तो इस कंडीशन में आपका DE अप्रोक्सीमेट बराबर हो जाएगा किसके, DP के, और जो आपका FE है वह भी किसके बराबर हो जाएगा, लगभग FP के, ठीक है। इतनी बात पता चली। चलो, यदि मैं मान लूं, क्या मान लूं, ये एंगल आपको पता यहाँ पर उतार के रख दें, ठीक है, DP बाई CP, समीकरण नंबर 1 है पिछले वाला, ठीक है। यदि मैं क्या करूं, हाँ यदि मान लूं
एंगल आई प्लस के आर, यदि एंगल आई प्लस के आर बहुत अल्प है तो आपका टेन आई प्लस के आर है वह किसके बराबर हो जाएगा, आई प्लस के आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई प्लस के आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो आप यहाँ पर लगाओगे क्या, आई प्लस के आर बराबर डी पी वाई एफ पी। ठीक है, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब आपने देखा है, आपने परावर्तन का नियम सुना है। परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चूंकि ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर। कौन कहता है, आपका परावर्तन का नियम कहता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस आर की जगह क्या रख लूंगा, आई रख लूंगा। आर की जगह आई नहीं लिख लूंगा मैं, आर की जगह आई लिख लूंगा तो आई प्लस के आई 2 आई नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये बात पता चली। चलो, बराबर क्या हुआ आपका डी पी वाई एफ पी। समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या करना है, समीकरण 3 में समीकरण 1 का भाग। ठीक है, समीकरण 3 में आपका क्या है, 2i dp बट्टे एफ डिवाइडेड बाई किससे, आई। ठीक है, आई डीपी बट्टे सीपी। अब आप देखना, आई से तो आई चला गया, डीपी से डीपी चला गया। ठीक है, पता चल गया। तो जो आपका सीपी का आ जाएगा डीपी की जगह आ जाएगा, आया कि नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बचेगा क्या, 2 बराबर सी पी वाई एफ पी। इतना पता चला, इतना आपको पता चलेगा, इतना पता चलेगा। अब आप देखें, अब ध्यान से देखना, क्योंकि सीपी किसके बराबर है, सी से लेके पी। मैंने आपको बताया था, सी क्या आपका वक्रता केंद्र, पी क्या आपका ध्रुव। वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है आपके, आर। यानी डायरेक्ट लिख दें हम, सीपी बराबर आर। एफ पी क्या आपकी, एफ पी फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है आपकी, फोकस दूरी। ठीक है, किसकी होती है आपकी, फोकस दूरी। अब ध्यान से देखना, हाँ पता चल गई। सीपी बराबर आपका क्या निकल कर आया, आर निकल कर आया, और एफ पी बराबर क्या निकल कर आया आपका, एफ निकल। आप ध्यान से देखना, कौन सा दर्पण है ये आपका, अवतल दर्पण। तो मैंने आपको बताया था, अवतल दर्पण फोकस दूरी और वक्रता सब माइनस की होती है। यह भी माइनस की होगी, यह भी माइनस की होगी, तो लगा दो माइनस माइनस, कोई दिक्कत नहीं, प्लस हो गया माइनस माइनस। आर का एफ का मल्टीप्लाई इधर कर दो, आर बराबर क्या निकल कर आया आपका, 2f निकल कर आया। यही क्या है इसका सत्यापन, नोट करा। आशा है आपको समझ में आया, अच्छे से नोट करा। आप दोबारा समझेंगे, यहाँ तक तो सबको पता था, है यहाँ तक सबको पता था। आपने परावर्तन नियम नहीं सुना है। परावर्तन नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। तो मैंने लिख दिया एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस आर की जगह में आई नहीं लिख लूंगा मैं, तो परावर्तन नियम है आर आई के बराबर है, तो मैंने आई लिख लिया। ये प्लस के आई आई है, आई आई 2 आई नहीं हो गया, लिख लिया मैंने 2 आई। और डीपी बट्टे एफ तो आई है। इस समीकरण को मैंने क्या मतलब 3 मान लिया। अब मैंने क्या किया, इस समीकरण नंबर 3 में पहले वाले क्या कर दिया, भाग लगा दिया। तो समीकरण नंबर 3 आपका ये रहा और पहला वाला आपका ये रहा। ठीक है, मैंने भाग लगाया तो आपको पता आई से आई चला गया, डीपी से डीपी चला गया और सीपी को मैं डीपी की जगह ले गया ऊपर। तो ये आपका सीपी बट्टे एफपी बराबर 2 में आया। और क्या कुछ नहीं, सीपी का मान क्या, सी की पी क्या आपकी, सी से लेके पी तक की बीच की दूरी यानी आर, आर लगा दी। अवतल दर्पण इसलिए माइनस मिली मैंने। एफपी क्या है आपकी, एफपी फोकस से लेकर ध्रुव की बीच की आपकी फोकस दूरी होती है। अवतल हमने से माइनस लिया तो माइनस माइनस आपकी प्लस हो गई, तो एफ का मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो आर बराबर 2f। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या यही संबंध है आपका फोकस दूरी तथा वक्रता दिशा में। ठीक है, नोट करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे दर्पण सूत्र। इस दर्पण सूत्र क्या होता है आपको पता है, ये आपका दर्पण सूत्र होता है। इसका हम सत्यापन करेंगे। हाँ, ये आपकी फोकस दूरी, ठीक है, और वो भी प्रतिबिंब दूरी, व्यू वस्तु दूरी। तो दर्पण सूत्र होता क्या है, तो आप क्या लिखोगे, किसी गोलीय दर्पण के लिए, किसी गोलीय दर्पण के लिए, किसी गोलीय दर्पण के लिए
बिंब की दूरी v, नहीं, बिंब की दूरी u, बिंब की दूरी u, कॉमा, बिंब की दूरी u, बिंब यानी वस्तु, बिंब की दूरी u, कॉमा, प्रतिबिंब की दूरी v, प्रतिबिंब की दूरी v, हाँ, प्रतिबिंब की दूरी v तथा बिंब यानी वस्तु, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी f के मध्य गणितीय संबंध को, गणितीय संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, यानी किसी गोले दर्पण के लिए बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f के मध्य गणितीय संबंध को हम क्या बोलेंगे? दर्पण सूत्र कहते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे? सत्यापन करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब हम देखेंगे सत्यापन। सत्यापन के लिए आपको क्या बनाओगे? एक अवतल दर्पण बनाओगे। अवतल दर्पण ये आपका क्या है? ध्रुव है। यहीं कहीं पर आपका सेंटर होगा, यहीं कहीं पर आपका क्या होगा? फोकस होगा। ठीक है, इतना आपको पता चला। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर वस्तु खड़ी करूंगा। वस्तु मैंने यहाँ पर खड़ी की तो आपको पता है प्रकाश किरण चलेगी और फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, ठीक है। और दूसरी आप ध्यान से देखोगे, दूसरी चलेगी दूसरी जाएगी आपकी कहाँ से? सेंटर से। ठीक है, सेंटर से होकर गई। ठीक है, आपको पता है जब प्रकाश सेंटर से होकर जाती है, सेंटर पे ही वापस लौट आती है। ये मैंने आपको केस कराया है। ठीक है, पहला ही है आयत। ठीक है, तीसरा इतना आपको पता चला। और ये लकीर आपको क्या है? मान लीजिए ये क्या है? आपकी ए और बी। ए बी क्या है? आपकी वस्तु है। ए बी क्या है? आपकी वस्तु है। ठीक है, इस पॉइंट पर मिली, इसको पॉइंट को क्या मान लेंगे? आप डी मान लेंगे। ठीक है, इस पर हम क्या डालेंगे? लंब डालेंगे। इसको हम क्या मान लेंगे? ई मान लेंगे। हैं, और ये आपके ये पॉइंट रह गए। और देखो यहीं पर आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बन गया आपका। ये क्या बन गया? आपका प्रतिबिंब बन गया। हाँ, और प्रतिबिंब की लंबाई मान लें, इसको मान लें ए डैश, इसको मान लें नीचे वाले को बी डैश। इतना पता चला? इतना बात पता चली सबको? ए भी एक कोई वस्तु है, तो इससे प्रकाश की किरण चली, डी पे टकराई और एफ से होकर गुजर गई। ठीक है, दूसरी किरण में सेंटर से गुजारी, सेंटर पर ही वापस चली गई। ठीक है, वस्तु को मैंने ए बी माना। ठीक है, जो आपका प्रतिबिंब बना है उसको प्रतिबिंब को क्या माना? ए डैश बी डैश माना। ठीक है, और डी से मैंने बिंदु ई पर क्या डाला? लंब डाला। ठीक है, इतनी बात आपको पता चली गई? हाँ, इतनी बात पता चली गई? इतनी बात पता चली गई? ठीक है, सत्यापन आपको क्या करना है? आप क्या लिख दोगे? माना ए बी कोई एक वस्तु है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण बिंदु डी से टकराकर फोकस से होकर रहती है। ठीक है, या फोकस से होकर रहती है। ठीक है, यह वस्तु कहाँ पर रखी है? आपके अनंत के पीछे रखी है, इसलिए इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, तो आप सत्यापन देखें डायरेक्ट। क्या करोगे? आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखना। हाँ, देखना त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। किसमें? ए बी सी दिखाई दे रहा है आपको? ए बी सी दिखाई दे रहा है? ए बी सी आपको दिखाई दे रहा है? इसमें 90 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी वा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में दिखाई दे गया? दो त्रिभुज ए बी सी वा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में।
दिखाई दे गया? ये दो त्रिभुज दिखाई दे गए, ए बी सी, ये रहा ए डैश बी डैश सी डैश, यानी ये छोटा त्रिभुज वो बड़ा त्रिभुज, ठीक है। दिखाई देगा दोनों के दोनों? हाँ उसको हम देखेंगे। ये दो दिखाई दे गए, दिखाई देंगे दोनों, ठीक है। अब आपने स्कूल तो पढ़ी है समरूपता, अब आप ध्यान से देखना ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश में आपका जो दोनों में ए समान नहीं है, इसमें भी ए है उसमें भी ए है, मतलब समान कैसा, मतलब थीटे की बात चल रही है, ये लंबी तो है, इसका भी एंगल 90 उसका भी एंगल 90 है, तो हम बात करें दोनों त्रिभुज में एंगल ए बराबर किसके, एंगल ए डैश के, क्योंकि दोनों का मान कितना है 90 डिग्री। समझ में आया? इसका मान 90 है उसका भी तो मान 90 है, लंबी तो है, लंब का मान 90 है, ठीक है। यानी एंगल ए बराबर एंगल ए डैश यानी 90 डिग्री, ठीक है। हाँ बनना है, बस इतनी बात पता चलेगी। अब आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, जो आपका एंगल सी है दोनों में कॉमन है, एंगल सी आपका किसमें, दोनों में कॉमन है, इसमें भी तो आप देखोगे एंगल सी बराबर एंगल सी, इसको बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण, आमने सामने वाला, ठीक है। अब आप देखो दो एंगल बराबर हैं, तो एंगल समरूपता से ए बी सी और ए डैश भी आपके क्या समरूप हो गए, क्या हो गए आपके समरूप हो गए। दो कोण बराबर हैं, जब आपके दो कोण बराबर हो जाते हैं किसी भी त्रिभुज के, दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ठीक है, अतः हम लिखेंगे, अतः ये दो एंगल आपके बराबर हैं, अतः ए बी सी त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के समरूप होगा। इतनी बात पता चली, समरूप होगा। कैसे होगा, क्योंकि एंगल बराबर है, क्योंकि दोनों का मान 90 डिग्री है, दोनों में एंगल सी कॉमन है और शीर्षाभिमुख भी है, इसलिए क्या हो गए आपकी दो कोण बराबर, तो डबल ए समरूपता से आपका दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, ठीक है। समरूप हो गए। और मैंने आपको स्कूल में पता होगी, नहीं पता तो सुन लें, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं बोलूंगा ए बी भुजा है, ए बी भुजा का अनुपात त्रिभुज ए डैश बी डैश के क्या होगा, अनुपात में होगा, यानी ए बी का अनुपात ए डैश बी डैश, ठीक है। अब ये ए बी इसकी ए बी भुजा ली हमने, इसकी ए डैश बी डैश ली, अब मैंने इसकी ए सी भुजा ली, उसकी हम क्या लेंगे, इसकी ए डैश सी लेंगे, ए डैश सी लेंगे, इसकी ए सी ली तो उसकी ए डैश सी लेंगे क्या नहीं लेंगे, तो मैंने ले लिया ए डैश सी, समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर 1, ये हमने इन दोनों में बात की, एक समीकरण बना लिया। अब हम किस में बात करेंगे, इन दोनों समीकरण में लेंगे, एक समीकरण और बना लेंगे, भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। कहीं पर समस्या हो तो इसको पूछना दोबारा। अब आप देखोगे त्रिभुज डी ई एफ दिखाई देगी आपको, डी ई एफ वाह ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में हम बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है, जो एंगल है एंगल ई के बराबर, देखो 90 डिग्री है, तो आप क्या लिखोगे, एंगल इसमें एंगल ई बराबर एंगल ए, क्यों कि वो 90 डिग्री के बराबर है। और आप देखो एंगल एफ दोनों में एंगल एफ बराबर है कि नहीं है, यानी एंगल एफ बराबर एंगल एफ, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, कोण, ठीक है। अब आप देख सकते हैं दो कोण बराबर है, कौन सा वाला, देखो ध्यान से देखो, डी ई एफ डी ए दोनों में एफ है कि नहीं बराबर, तो एंगल एफ बराबर एंगल एफ, इसको आप क्या बोलोगे, शीर्षाभिमुख कोण बोलोगे, क्या बोलोगे आप इसको, शीर्षाभिमुख कोण बोलोगे, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, अतः त्रिभुज डी ई एफ त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के समरूप होगा, ठीक है, समरूप होगा। अब आप देखोगे ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं जो आपका डीई है, किसके, डीई का अनुपात ए डैश बी डैश के बराबर होगा,
ए डैश बटे बी डैश के अनुपात के बराबर होगा। और जो आपका ए डैश ई है उसका अनुपात किसके बराबर होगा? ए डैश एफ के। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आप ध्यान से देखें, अब ये और दो यदि इसको अभी और माने, रुको, यदि उस वाली के दर्पण का द्वारक बहुत अल्प है। यदि दर्पण का द्वारक बहुत अल्प है तो आपको पता है दर्पण का द्वारक बहुत अल्प होगा तो ई को पी मान लिया जाएगा। ई को पी मान लिया जाएगा कि नहीं जाएगा? यदि दर्पण का द्वारक बहुत अल्प है तो ई किसके बराबर हो जाएगा? आपका अप्रोक्सीमेट बराबर हो जाएगा किसके? पी के। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। अब देखो ये डी है, डीई, अब देखो तो डीई है आपका, ये डीई ए बी के बराबर नहीं दिखाई दे रहा आपको? रेक्टेंगल बन रहा है आपका आयत, तो ये डीई है ए बी के बराबर है, तो मैं डीई को क्या लिख रहा हूँ? ए बी लिख रहा हूँ। ठीक है, और नीचे आपका ए डैश बी डैश बराबर, आप देखना ई को मैं क्या लिख लूंगा? पी लिख लूंगा। सही है, यानी ए डैश पी, और इस वाले एफ को क्या लिख लूंगा मैं? वो तो सही है आपका, इसको तो बदलना है ही नहीं है। अब समीकरण नंबर इसको मान लें आप 2, बस हो गया काम। इतना नोट करें। आप ध्यान से देखो, हमने क्या किया, पूर्व के पार्ट में हमने ए बी सी को लिया और सी ए डैश बी डैश को लिया। इसमें हमने क्या लिया? हमने त्रिभुज लिया डी ई एफ, डी ई एफ। ठीक है, ये हमने त्रिभुज लिया, ये लिया। फिर हमने क्या लिया? ए डैश बी डैश और एफ, ये छोटा सा त्रिभुज लिया। ठीक है, लिख लिए। तो हम दोनों त्रिभुज में देखेंगे जो आपका एंगल ए डैश है एंगल ई के बराबर है, क्योंकि दोनों का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, पर आपने देखा दोनों त्रिभुजों में एफ इधर भी है एफ उधर भी है, तो मैंने लिखा एंगल एफ बराबर एंगल एफ। इसको हम बोलते हैं क्या? श्रीधराभिमुख कोण। ठीक है, आपने देखा जब दो कोण क्या है आपस में बराबर है, जब दो कोण क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? वे आपके क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं आपके? समरूप होते हैं। ठीक है, जब आपके क्या है दोनों कोण के आपके आप समरूप हैं। ठीक है, दोनों कोण समरूप हैं तो हम कह सकते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। ठीक है, यानी डी ई का जो अनुपात है डी ई अनुपात ए डैश बी डैश होगा का नहीं होगा? मैंने लिख दिया। फिर जो आपका ए डैश ई का अनुपात है किसके बराबर होगा? ए डैश एफ के, मैंने लिख दिया। अब आप ध्यान से देखना, फिर मैंने बात लिखी अभी वाली, यदि दर्पण का द्वारक बहुत अल्प है, दर्पण का द्वारक क्या बहुत अल्प है, तो ई को हम क्या मान लेंगे? पी मान लेंगे। तो मैंने लिखा ई क्या मान लिया हमने? पी मान लिया। तो यहाँ पर आपको ई दिखाई दे, वहां पर आप पी लिख लें। ठीक है, तो मैंने ए डैश ई की क्या लिखा? पी लिख लिया। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये डीई है, आपको दिखाई दे रहा है डीई, डीई इसके बराबर नहीं दिखाई दे रहा आपको? ए बी डीई के बराबर दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें डीई को क्या लिख लिया? ए बी लिख लिया। इतना बात समझ आया? इसको मैंने क्या मान लिया? समीकरण नंबर 2। अब आप ध्यान से देखना, हाँ अब आप देखना समीकरण नंबर आपका ये पहले वाला है, ये आपका दूसरा वाला है। अब दोनों समीकरण की तुलना करें, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखें। आप ध्यान से देखना, देखो ये वाली लाइन आपको बराबर नहीं दिखाई दे रही है? ये वाली आपको लाइन बराबर दिखाई दे रही है? दे रही है? तो देखो, तो मैं ए बी ए डैश की जगह, इसका मान ये नहीं है, देखो आप दिखाई दे ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे ए बी बटे ए डैश बी, तो इसकी मैं ये लिख दूं, तो मैंने लिख दिया क्या? ए डैश पी बटे ए डैश एफ बराबर ए सी बाई ए डैश सी। इतना आपको समझ में आया? बस अब क्या करना, आपको मान लगा देना, आपका काम हो गया। अब मान लगा रहे हैं, ध्यान से देखना। फोकस अंदर पी की दूरी होती है एफ, तो ए अंदर पी की बीच की है एफ है। आप देखना मैं डायरेक्ट मान लगा रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं बगल में लिख दूंगा मान कैसे निकल कर आए। ठीक है, पहला मान आपका क्या है? ए डैश पी। कहाँ पर आपका ए डैश पी? ए डैश ये रहा आपका, पी ये आपका, ए डैश पी। ए डैश पी आपका ये है कि नहीं है? देखो ए डैश पी आपका क्या होगा, यहाँ समझना। ए डैश पी आपका क्या होगा? देखो ए डैश पी, ए डैश पी समझना, सी प्लस एफ बटे 2। ठीक है,